नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुपति आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भगवान तिरुपति के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद नड्डा पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि खुशी जाहिर करते हुए कि आज यहां पर आकर सौभाग्य मिला है और मुझे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं सिर्फ भारतवर्ष की आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि विश्व भर में भक्तों की आस्था का ये केंद्र है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली राजनीतिक झटके से उभरते हुए अब भाजपा एक बार फिर से अपने मिशन साउथ यानी कि दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है। इसी अभियान के तहत भाजपा ने तमिलनाडु की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाने वाले अनाद्रुमुख के पूर्व सांसद वी मैत्रियन को भाजपा में शामिल कराया है। शनिवार को भी भाजपा अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे पर रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा राज्य में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। साथ ही वो तिरुपति में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सिर्फ भारतवर्ष के आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विश्व भर के भक्तों का ये आस्था का केंद्र है। और ऐसे प्राचीनतम पवित्र स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को नमन करके ये जो हमें अपॉर्चुनिटी, जो हमें मौका मिला, उसके लिए मैं समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने का मुझे। और देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई कार्ड जो है हार्ड हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है, तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम जो दल हैं वो हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो आप देखिए। देवी मंदिर के दर्शन किए, कुंड के पास गए। मैं उन सभी ब्राह्मण समाज के लोग, पुजारी और जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिन्होंने आयोजन कराया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और जब आयोजन और सब कार्यक्रम संपन्न हो गए, तो हमें प्रेस के लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता सॉफ्ट हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। ये सॉफ्ट वाला मामला इसलिए नहीं चल सकता, आपने चंदौली का जो अभी परिणाम आया था नगर पालिका और टाउन एरिया की, उसकी खबरें पड़ी होंगी, और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कोई नौजवान या पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा जिसने वो वीडियो न देखा हो। वो जो जब चुनाव हुआ, जो बीजेपी के अक्सर जो बीजेपी के लोग काम करते हैं, आपने पंचायत का चुनाव भी देखा, और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पास बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसीलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में, हालांकि पहले तो टिफिन नहीं चलती होगी पुराने जमाने के लोगों के समय पर, लेकिन जैसे जैसे तरक्की खुशहाली हुई, संपन्न लोग हुए, तो बच्चे टिफिन लेकर के जाने लगे।
टिफिन के खाने में तभी मजा है जब दूसरे का टिफिन खाओ। इसलिए मैं जानता हूं कि रामचंद्र राजभर जी ने शायद दूर स्तर पर और किस तरीके से गांव का, घर का वोट आपको निकालना है, तो वो तो टिफिन लेकर के आए हैं, लेकिन उनके ही टिफिन में कैसे खाना खाना है इसकी तैयारी अगर कहीं हो रही है तो नेमिस्तान में हो रही है, समाजवादी में। और अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने कार्यक्रम के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ में कसौदे पढ़ दिए। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आज सीतापुर में ये प्रोग्राम कल लखीमपुर में परसों हुआ। इस किस्म के प्रोग्राम हमें हर कस्बे और देहात में करना पड़ेंगे। मैं बहुत लंबी जोड़ी गुफ्तगू नहीं, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी हमारे उभरते हुए चांद के तरीके से आज इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। फलक पे चांद सितारे उभरते रहते हैं, फलक पे चांद सितारे उभरते रहते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफताब कोई। इस पार्टी का ये आफताब है जो सामने आपके नजरों पे बैठा हुआ है, आप जिसको देख रहे हैं। पार्टी का एक भविष्य है, पार्टी की जो है तो एक भव्य तकदीर है, जिसे आली जनाब इज्जत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी विरासत का कुल मालिक अखिलेश जी को अता फरमाया, जिसकी तरफ में ये पार्टी और हम आप सब चलने के लिए तैयार हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सब कुछ कहा जा चुका है, हमारे वक्ताओं ने कह दिया है, मगर मौजूदा हुकूमत से हम और आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हमें उसके सिलसिले कुछ नहीं कहना है, अपने 24 की तैयारी में सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से, गाली घटा कभी पहचानना नहीं आया, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, मुल्क में क्या हो रहा है? ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है, आप भी होशियार हो जाए। आप 80% हैं, हम 20% हैं, इसलिए नुकसान और दोनों का उसी हिसाब से होगा। ज्यादा मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर तैयारी के साथ समाज और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर जमकर तारीफ की। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है। लोकसभा चुनाव में सारा हिंदुस्तान में चर्चा चल रहा है। 2024 चुनाव में दिल्ली से भाजपा हटेगा कि नहीं हटेगा, और हटेगा तो कैसा हटेगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश का समाजवादी उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटा सकता है, ये बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज को मुकाबला करना आपको कार्यकर्ता समझना पड़ेगा, आपको सब मुकाबला करना पड़ेगा। आप एक बार याद कर दीजिए, 2014 में भाजपा ने जो सत्ता में आया, केवल उत्तर प्रदेश का बादशाही भाजपा 2014 में दिल्ली में सत्ता में आया। नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के बेलारूस में खड़ा हुआ था। 2019 में भाजपा की सरकार में आया दिल्ली में, केवल उत्तर प्रदेश का बादशाही सत्ता में आया। 2024 में जब चर्चा जाए भाजपा हटाएंगे, जनता चाहते तो भाजपा के कौन हटा सकता है? भाजपा को हटा सकते हैं, समाजवादी भाजपा को हटा सकता है। 2024 में उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा को हटा देंगे, अखिलेश जी का नेतृत्व पर दिल्ली का सरकार का कमान सपा का हाथ में जाएगा। इतनी बड़ा इमेज हिंदुस्तान में कोई नेता का नहीं है जो अखिलेश यादव का इमेज है। ये हम लोग का बहुत गौरव का बात है कि हम लोग का पार्टी का अध्यक्ष और हिंदुस्तान में सबसे बेहतर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरुआत से शुरू हो चुकी है, तो वहीं इसके साथ साथ हिंसा और मर्डर की घटनाएं भी बदस्तूर जारी हैं। ताजा मामला है, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया उस पर मुर्शिदाबाद में खरगांव में रतनपुर नलदीप का ये मामला है।
यहां पर शुक्रवार की देर रात को एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जबकि बचाव के लिए दौड़े 4 लोग हमले में घायल हुए हैं। परिवार ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। पुलिस यहाँ चुप्पी साधी हुए है। बंगाल के जो इलेक्शन कमिश्नर, वो भी ये सरकार की ये एक नुमाइंदे माना जाते हैं सरकार की। मुख्यमंत्री योगी के राज में जहां पत्रकारों के लिए सरकार अनेकों घोषणाएं कर रही है, पत्रकारों से बदसलूकी के खिलाफ सख्त रुख का दावा कर रही है, वहीं सरकार की मंशा को सरकार के ही सिपहसालार तार तार कर रहे हैं। हाल ही में पत्रकार के साथ सवाल पूछने पर सरकारी अधिकारी ने अभद्रता कर डाली है। जवाब तो नहीं मिला, पर चुप रहने की धमकी जरूर दे दी गई। मामला है लखीमपुर खीरी का, जहां पर सिर्फ पत्रकार से बदसलूकी नहीं की गई, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। इस घटना के बाद से पत्रकारों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल की घटना है। जिला अस्पताल ओएल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहरी दवा बेचने का विरोध किया गया और इस विरोध को लेकर जन औषधि के संचालक दीपक पुरी ने पत्रकार के साथ ही बदसलूकी करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष की रसूख के चलते पुलिस भी इस मामले में समझौता करने का दबाव बना रही है और यहां तक कि पत्रकार को धमकियां भी दी जाने लगी हैं। फोन पर उसे मामले को रफा दफा करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ आपको बताते चलें कि जो आरोपी जिस पर ये अभद्रता का आरोप लगा है, दीपक पुरी उसका नाम है, जो कि औषधि केंद्र का संचालक अस्पताल में है और बताया जा रहा है कि ये नगर उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद वहां से पद से हटा दिए गए और अब विधायक की शय के चलते ये सत्ता की हनक में लोगों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि पीड़ित पक्ष का कहना है कि योगेश वर्मा वहां के विधायक, उनकी तरफ से भी इस मामले पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर बाहरी दवा को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बिल ना दिए जाने को लेकर बात बढ़ती चली गई और उसके बाद दीपक की तरफ से अभद्रता की जाने लगी और इसी के साथ ही पीड़ित पक्ष को यहाँ पर धमकाया जा रहा है और समझौता करने का जो है दबाव लगातार पुलिस की तरफ से भी बनाया जा रहा है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस बीच ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत जो हैं, उनकी तरफ से भी इस मामले पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से एक ज्ञापन जो है सौंप दिया गया है और साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से भी न्याय की गुहार लगाई गई है और इस पूरे जो कारोबार चल रहा है, जिस तरह की यहाँ पर अभद्रता हो रही है और जिस तरीके से संचालन हो रहा है जन औषधि केंद्र का, इस मामले को प्रकाश में लाते हुए ट्वीट करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके ट्वीट किया गया है और साथ ही साथ प्रशासन को भी यहां पर घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है कि अस्पताल एक ऐसी जगह जहां पर सरकार की तरफ से जनऔषधि केंद्र बनवाए गए हैं ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो सके, दवाई को लेकर उन्हें दर दर भटकना पड़े। और आपको बता दें कि ऐसे में जब लोग वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें वहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, बाहर से दवाइयां लेकर आनी पड़ रही हैं और बाहर की दवाइयां उन पर बेची जा रही हैं, तो बिना बिल के वो दवाइयां उन्हें बेची जा रही हैं और बिल मांगने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है। आज यहां पत्रकार के साथ जब इस तरह से अभद्रता हुई तो तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पीड़ित पक्ष भी हैं। और इसी खबर पर ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुनील रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। सुनील रावत जी, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत को फोन किया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, सीधा फोन काट दिया सवाल पूछे जाने पर। एक बार फिर से मैं टीम से कहूंगी कि फोन लगाने की कोशिश करें और
चाहते हैं हम कि वो बात करें, स्क्रीन पर आएं और जाकर जनता के सामने जवाब जरूर दें कि ये पूरा जो प्रकरण सामने आया है उस पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई और पत्रकार के साथ इस तरह की अभद्रता की गई है और सवाल पूछने पर, बिल मांगने पर जिस तरह से अभद्रता को पूरा विवाद शुरू किया गया है। सुनील रावत जी हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील रावत जी, इस पूरे मामले में जन औषधि केंद्र में जो है पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, बिना बिल के दवाई बेची गई, अब तक क्या कुछ सर कार्रवाई की गई है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। सुनील रावत जी, हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही। सुनील रावत जी, पूरा मामला जो ओएल हॉस्पिटल से सामने आया है कि बिना बिल के दवाई बेची गई, पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, वहीं के जो केंद्र के संचालक है उनकी तरफ से, क्या कुछ सर कार्रवाई की गई आपकी तरफ से इस मामले में? देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। एक एप्लीकेशन कल हमको मिली थी, तो उस कंप्लेन के बेसिस पे मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। उनका कंप्लेन में था कि इनके द्वारा बाहर की दवाइयां बेची जा रही हैं। अब अभद्रता या कुछ ऐसा हमको नहीं बताया गया था। पर यहाँ तो पीड़ित पक्ष कह रहा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी जो है समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, हमारी तरफ से कोई किसी के पास फोन नहीं गया, ना ही हमने समझौते के लिए कहा। मुझे बस इतना बताया गया था कि बाहर की दवाइयां हैं, बाहर की दवाइयां वो वहां पे बेच रहे, तो वो मैंने देख लिया था। ऐसी कोई भी वहां पे बाहर की दवाई नहीं मिली है, बस इतना मुझे मालूम है। सुनील जी, पीड़ित पक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी उनसे आप रूबरू हो जाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, अभद्रता नहीं की गई, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि अभद्रता हुई है। हम अभद्रता हुई तो हमको कहाँ वीडियो वगैरह दिखाइए, कह रहे थे हम वीडियो दिखाएंगे। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको इसके बारे में यानी कि संज्ञान में नहीं है कोई भी चीज ऐसी। यानी दीपक जी, वहां पर किसी तरह की दवाइयों को लेकर इस तरह से हेरफेर नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं? दवाइयों की जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र में वो जन औषधि की दवाइयां आई थी। ये कल मैंने जो इनके द्वारा शिकायत की गई थी वो मैंने देखा है। तो उस पर संचालक की तरफ से क्या कहना है, या पीड़ित पक्ष की तरफ से आपके पास कोई कंप्लेन इस मामले में आई है, आपकी उनसे कोई बात हो पाई? क्योंकि हमारे पास ये जानकारी आई है कि धमकी दी जा रही है। आपको मैंने पहले भी बताया कि कंप्लेन एक आई थी, एक कंप्लेन जब आई है उसके बाद मैंने उसको देखा कि इसमें इनके द्वारा बाहर की दवाइयां बेची जा रही हैं, बस इतनी कंप्लेन मुझे पाई गई थी। जी, दीपक की हम प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे जो पीड़ित पक्ष से है। दीपक जी, दीपक, सुनील रावत जी ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनकी तरफ से कहना है कि कोई कंप्लेन ऐसी नहीं आई है कि अभद्रता की गई है। आप कोई वीडियो दिखाने वाले थे, लेकिन वो वीडियो भी नहीं पहुंची उनके पास, और वहां पर औषधि केंद्र में किसी तरह की दवाई जो आप कह रहे थे कि बिना बिल के दवाई दी गई है, उस तरह की कोई खामी नहीं पाई गई है। पल्लवी जी बताना ये चाहेंगे कि पूरी वीडियो पूरे जिले में वायरल हो चुके हैं, और मैंने कहा भी था कि जो है वीडियो देख लीजिए, लेकिन नहीं देखा ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने। और ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने जो है इंस्पेक्शन के लिए सिर्फ बोला था, हमने कहा कि हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद हैं। ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने कहा ठीक है, आप हमें भेज देना। मैं बीच में आपको रोकूंगा। मैंने आपसे कहा था कि आप अगर साक्ष्य हो तो मुझे साक्ष्य दिखा दीजिए। आपने सिर्फ इतनी कंप्लेन करी थी कि वहां पर बाहर की दवाइयां हैं। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या यानी कि कोई रेट में यानी ओवर रेटिंग की गई है, तो आपने एक्सेप्ट किया था कि कोई ओवर रेटिंग नहीं की गई है। नहीं, ओवर रेटिंग नहीं की गई है, लेकिन बाहरी दवा बेचना वहाँ मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि मैं अभी यानी कि आपकी कंप्लेन के बेसिस पे मैं यानी कि वो शॉप देख लूंगा जाके। उसके बाद मैंने शॉप देखी है तो मुझे कोई भी बाहर की दवाई नहीं मिली है। नहीं, आपने देखा, मेरे पास जो वीडियो है उसमें बाहर की दवा भी है, और वो जो लड़का वहाँ पे बैठ रहा है वो कह भी रहा है, ठीक सबूत मौजूद है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया हुआ है। तो मुझे कहाँ सबूत आपने कोई सबूत आपने पेश किया? आपने कहा मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है ना? इसके बाद मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। दीपक जी, आप जो कह रहे हैं धमकी दी जा रही है आपको, धमकी कौन दे रहा है आपको? प्रशासन की तरफ से मैम धमकी मिल रही है। प्रशासन जो है हमारे पे प्रेशर बना रहा है दबाव के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग जो है प्रशासन को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव आ रहा है। तो दीपक जी, क्या इसकी शिकायत आपने दी है सुनील रावत जी को? वो सीधे सीधे यही पूछ रहे हैं कि जो कंप्लेन हमारे पास है उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो कंप्लेन नहीं आई है उस पर कार्रवाई कैसे की जाएगी? मैडम देखिए, मैं सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको दबाव बनाया जा रहा है। दबाव किस बेसिस का बनाया जाएगा? मुझे सिर्फ इतनी कंप्लेंट है कि इन्होंने बाहर की दवाइयां बेची। मैंने देखा कि बाहर की दवाइयां वहां नहीं मिली हैं जन औषधि केंद्र पर। मेरा मुद्दा खत्म हो जाता है। इन्होंने जो लिख करके दिया उस बेसिस पे मैंने आगे की कार्रवाई करी। दबाव अब इनके ऊपर कौन बना रहा है ये खुद ही बता सकते हैं। जी दीपक जी,
अपनी बात रखिए। सुनील जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी आपको कहना है आप बोल दीजिए साफ होकर। कौन दबाव बना रहा है, क्या कुछ और पूरा मामला हुआ, क्या क्या कंप्लेन आप करना चाह रहे हैं? प्रशासन की तरफ से मैम दबाव बनाया गया है। और कोई नाम सुनील जी, अगर दीपक जी कोई नाम अगर आप ले सकें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, सुनील जी के लिए भी और हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी जो देख रहे हैं। बताना ये चाहेंगे कि हमारे भैया की मेडिकल एजेंसी है, कल रात में उनको बुलाया गया था और जब हम वहां पे गए थे तो इस टॉपिक पे भी बात की गई थी कि आपका एक मेडिकल स्टोर चलता है, तो इसका क्या मतलब होता है। हम एप्लीकेशन देने जाते हैं और हमारे मेडिकल के बारे में पूछा जाता है, इसका साफ मतलब जाहिर होता है। मतलब आप समझ सकती हैं और प्रशासन भी समझ सकता है। मैं इस बेसिस पर यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर इनके जैसे भाई के बारे में बता रहे हैं, भाई का मेडिकल स्टोर चलता है, तो क्या भाई के ऊपर कोई दबाव डलाया गया या वहाँ का कोई इंस्पेक्शन दोबारा किया गया है? कोई ऐसी कार्रवाई की गई है क्या हमारे द्वारा या यानी प्रशासन के द्वारा? दीपक जी जवाब दीजिए। अभी तक ऐसी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन शाम को जो है जब ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई ऐसा दबाव आपको बनाया जाता है तब ठीक है, आप कहें कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आपने एक कंप्लेन करी, कंप्लेन के बेसिस में मैंने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट यानी कि सबमिट कर दी, और वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यानी कि वहाँ कोई ऐसी बाहर की दवाई नहीं मिली है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, ओवर रेटिंग होती है या कोई बिल नहीं दिया जाता है तो वो मुझसे जरूर बता सकते हैं, तो मैं फिर से देख सकता हूँ उसको। बिल लेने का काम यानी कि आप आम आदमी का होता है, तो वो क्यों नहीं बिल लेता है? रावत जी, मैं आपको डायरेक्टली वो वीडियो सारे भेज रहा हूँ पर्सनल पे, ठीक है? आप उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। देखिए आपको मैंने कल भी कहा था कि आप मुझे कोई भी साक्ष्य हो तो वो साक्ष्य मुझे दे दीजिए, मैं उस बेसिस पे कार्रवाई कर लूंगा। आपने कहा हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। जब आप साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करोगे, आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लेके आओगे तो ये गलत बात है ना, ये आपके ऊपर ही जाएगा। सारे प्लेटफॉर्मों पे चल रहा है, सब पूरा वायरल हो चुका, पूरा मामला वायरल हो चुका है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं मिल पाए। चलिए मैं पर्सनल आपको भेज रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जी चलिए दीपक गुप्ता और सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी कार्रवाई है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष यहाँ पर थे, कार्रवाई करने वाला भी और कार्रवाई की मांग करने वाला भी। यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र में दवाई को लेकर यहाँ पर विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब यहाँ पर जो भी बातचीत हुई वो आपने देखा, और इसमें अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है जोरों शोरों पर है। सुनील रावत जी ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है साफ तौर पर कि जो भी उन्हें कंप्लेन मिलेगी उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। जो विभागीय मामला है वो विभागीय कार्रवाई मैं कल करूँगी। इसके अलावा कुछ नहीं, मैं और कुछ चाह रही नहीं। या इनके मेडिकल ये कह रहे हैं बाहर से, तो इनका मेडिकल चेक किया जाए। अगर मेडिकल में दवाई ये नहीं निकलती मैं छोड़ दूंगा इसे। मेडिकल चेक ये तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे अच्छा से कोई बात नहीं, कैसे नहीं जब मैं लिखित तहरीर दे रहा हूँ, अगर तो ये लड़की लेके गई है, ये लड़की थोड़ी झूठ, ये लड़की लेके गई है, ये लड़की लेके गई है। और मेरे पास एविडेंस, इनका वीडियो बना हुआ, इन्होंने कहा है बहस की आधे घंटे तक, उसके बावजूद अगर मेडिकल में उनकी दवा नहीं निकलती है भैया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसी के बाद एनसीपी सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी का जो शिष्टमंडल है वो मुंबई पुलिस आयुक्त को मिलने पहुंचा। यहां पर एनसीपी का शिष्टमंडल जान से मारने की धमकी देने वाले ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। शरद पवार को मिली इस धमकी के बारे में जानकारी देते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि मुझे व्हाट्सएप पर पवार साहब के लिए मैसेज मिला था, उन्हें एक वेबसाइट के जरिए धमकी दी गई और हम पुलिस से न्याय मांगने आए हैं। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से इस पर ध्यान देने की मांग करती हूं और इस तरह की हरकतें गंदी राजनीति हैं, ये रुकनी चाहिए। आपके नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है, उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट्स है इस पे आई है।
तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। वो पवार साहब की जो सिक्योरिटी है वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, वो देश के नेता है, तो होम मिनिस्ट्री हैज टू इंटरवेन। और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम एक ट्वीट पर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतांत्रिक और सहिष्णुता नहीं होने का आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री की बजाय 4 बीजेपी सांसदों से दिलवाना बीजेपी की असहिष्णुता का एक उदाहरण है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पत्र पर बीजेपी के 4 सांसदों की प्रतिक्रिया किसी भी आलोचना के प्रति बीजेपी की असहिष्णुता का एक उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और इस नेता को पीएम मोदी को पत्र लिखने का अधिकार है। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित तेज रफ्तार मारुति वैन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। इससे कि बाइक को टक्कर मारने के बाद मारुति सड़क के किनारे बने गड्ढे में गिर गई, जबकि एक हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी है कि पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढकिया चौराहे का है। किस चीज से टक्कर हुई है? ये अपना यूको गाड़ी है और मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? यूको गाड़ी में 3 लोग थे और मोटरसाइकिल में 3 लोग फंसे हुए थे। ग्रामीणों की मदद से उनको निकाला गया। किस चीज से टक्कर हुई है? वाला इधर से आ रहा था ढकिया चौराहे तरफ से, हाँ। वन गुरबख्शगंज तरफ जा रही थी, और अपनी 2 लोग टक्कर लगी। ये इधर आ गए, ये तो ब्रेक नहीं लगाए, एकदम जान से टक्कर लगी। तो कितने लोग सवार थे? 3 थे और मोटरसाइकिल सिंगल। क्या स्थिति है उन लोगों की? ये सब बुरा हाल है इनका। वाला इधर से आ रहा था ढकिया चौराहे तरफ से, हाँ। वन गुरबख्शगंज